Evening students, I'm Smriti, your English history and Hindi teacher from class 7th to 12th. And good evening. It's raining outside and I'm happy when it rains. Now focus on your first chapter of 8th class NCERT Exploring Society India Beyond सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8। ये आपकी जो बुक्स चेंज हो चुकी हैं, ये उसका फर्स्ट चैप्टर है। ये मैंने थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन तो दे दी थी। ये आपका मैंने कहा था कंसोनेंट्स हैं, कुछ बच्चे कंसोनेंट्स भूल जाते हैं, क ख ग घ ना, उसको याद करके रखिएगा प्लीज़। फंडामेंटल राइट्स को याद कीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद कीजिएगा। चैप्टर का नाम नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, और इसका ये मैंने पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। ये मैं यहाँ पे आपको शायद पढ़ा दिया था यहाँ तक। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इसमें इस बारे में शायद पढ़ा चुकी हूँ। उसमें यही है कि नेचुरल रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लानट पे और कंट्रीज़ में। कुछ कंट्रीज़ के पास बहुत अच्छे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ बेचारियाँ उससे थोड़ी सी कमी पेशी है उनमें। तो उन्हीं के किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो उन्हीं बेसिस पे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस डिपेंड करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपेंड करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिपेंड करते हैं, और पुराने ज़माने की लड़ाइयाँ भी उन्हीं पे डिपेंड करती हैं। ये मैनी वॉर्स हैव बीन फॉट, वही और कंटिन्यू टू बी फॉट, चल रही हैं भैया नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाइयाँ। जिसके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हो वो कंट्री रिच होगी, इसलिए वॉर्स चलती हैं। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इंडिया में दिखाए हुए हैं। ये अगर ये ब्लैक कलर का है तो वो कोल है, अगर ये आपका ट्राइंगल है ऑयल है, स्क्वायर है तो ये आयरन ओर है, और ये बॉक्साइट का है। तो ये आप देख लीजिएगा कि कहाँ से लेके कहाँ पे हमारे कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा जो हमारे मिनरल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आता है आपका, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आप तो खुद ही देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में है। ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, है ना। यहाँ आता है इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल सोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ जहाँ हमारी इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी। वो तो है ही भाई, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स लेबर्स चाहिए होती हैं, तो वहाँ आसपास टाउनशिप भी होंगी, आसपास मार्केट भी होगी, वो एरिया डेवलप होगा। टाउनशिप्स वहाँ उसके आगे ग्रो करेंगी, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी वहीं रहेंगी, मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी वहीं रहेंगी जो असेसिबल होगी। अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, नौकरी के नए नए आयाम, हर चीज़ में नौकरी होगी, मतलब लोगों को काम करने का साधन मिलेंगे। बेनिफिट्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय कॉस्ट इन द शॉर्ट टर्म एज वेल इन द लॉन्ग टर्म। हर एक को पे करना पड़ता है। वी हैव एग्जांपल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिसोर्सेज रिच एरियाज हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स टू फैसिलिटेट सच development. In some cases, their sacred places are under threat, leading to conflicts. इसमें बताया है कि मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्या पैदा कर देता है, जहाँ पे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज होती है उस पर इंटरनेशनली भी नज़र रहती है, और फिर वो उनके सेक्रेड प्लेसेस को अंडर थ्रेट डाल देता है। नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने वही कहा कि जिस कंट्री के पास जो है उसी पे हमारा ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस रहते हैं, नेशनल्स भी रहते हैं, नेचुरल रिलेशंस और नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स दीज कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स लाइक द वुड स्टील। वुड स्टील के बारे में, जो एंशियन में स्टील होती थी, मैंने भी अभी देखा गूगल पे जाके, एशियन स्टील है जो वेरी बहुत अच्छी थी एंशियन टाइम। कार्बन कंटेंट उसमें यूनिक रहता है, तो वो यूज़ की जाती थी। एज वी नो ट्रेड फ्यूल्ड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया। जहाँ जहाँ ट्रेड रहा तो उसी को पाने के लिए बड़ी बड़ी बाहर से भी लोग आए हमारे इंडिया में, और बड़े बड़े एम्पायर्स उन्हीं के दम पे फूले फले। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ बिम्बिसार का, अजातशत्रु का, है ना। वो बिहार वाले एरिया में रहते थे, तो वहाँ का वो काफ़ी उनका जो एम्पायर वो काफ़ी रिच एम्पायर था। क्यों? वहाँ की उनके पास कुछ मिनरल्स थे, है ना, तो उन बेसिस पे, आयरन के बेसिस पे वो जो उनका एरिया था वो काफ़ी फेमस था। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि किस किस एरिया में क्या थे, इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, वो स्टेट्स रिच भी हुई, वो कंट्रीज़ भी रिच हुई, और उनको उन चीज़ों को पाने के लिए लड़ाइयाँ भी बहुत हुई। किसके पीछे? नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे। अब आता है सेलेक्ट एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब कि मार्क द मैप, आपको ये 2 नेचुरल रिसोर्सेज देख लीजिए। अब आप देखिए कि वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, कौन कौन सी स्टेट में है। आप मैप में उसको
डिनोट कीजिए। Discuss implications of extracting the natural source in those parts of current and future generations. Suggest way in which we can use nature's gift in responsible way. हम देखें, हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉयट भी कह सकते हैं, यूज़ भी कह सकते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो सजेस्ट वेज, हम किस तरह से हम सजेस्ट कीजिए कि वो वी कैन यूज़ नेचर्स गिफ्ट रिस्पॉन्सिबल वे। हमें बड़े रिस्पॉन्सिबली अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, बहुत ही सही तरीके से, हमें मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेचर डजंट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। भैया जब पूरी दुनिया बनी तो भैया उस समय तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज या फिर एशियन कंट्रीज या फिर गल्फ कंट्रीज, ऐसा तो है नहीं, है ना। जहाँ प्लानट, यहाँ नेचर का मन आया, वहाँ वहाँ वो रिसोर्सेज हो गए। अब ये जो बाउंड्रीज हैं ये बाद में बनी हैं, ये तो ह्यूमन मेड हैं। दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल सोर्सेज अक्रॉस स्टेट एज वेल एज कंट्री में। वही स्टेट की बात है, वही कंट्री की बात। किसी किसी में बहुत नदियाँ, नहर, पहाड़ें, मिनरल्स, है ना, और किसी स्टेट में कुछ नहीं है। तो वो ये सब चीज़ क्या है, नेचर मेड है। हम ये नहीं कह सकते कि भैया नेचर ने सोच के थोड़ी सा किया था कि हाँ भैया यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, यहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज रखिए। अब वो बाउंड्रीज ऐसी बन गई। वन एग्जाम्पल इज द शेयरिंग ऑफ द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर हमेशा लड़ाई रही एमंग कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला एंड पुडुचेरी, जिसे पौंडीचेरी बोलते हैं। नेगोशिएशंस एंड डेफ्ट मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस एंड फेयर शेयरिंग। मतलब एक ये कावेरी रिवर पे पहले भी एंशियंट टाइम पे भी लड़ाई रही थी, जिसको आपने पढ़ा होगा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बीच में। तो इन स्टेट्स के बीच में लड़ाई रही, तो उसके लिए हमें एक बोर्ड बिठाना पड़ा या कोई मैनेजमेंट नेगोशिएशन करनी पड़ी कि भैया शांत रहो, ऐसे से एक ही इंडिया के अंदर ही ये पानी यहाँ ऐसे डिवाइड किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट्स बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज़ में भी इतना ईजी नहीं रहता, क्योंकि अंदर की स्टेट्स ही नहीं मानती, तो कंट्रीज़ के बीच में तो और भी मुश्किल है। अब यह है कि अपना इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को बताइए, डिस्कस कीजिए क्लास में। ठीक है। ये मिट्टू डैम इन तमिलनाडु बिल्ट ऑन, ये डैम, ये डैम का ये नाम याद रखिएगा। और कहाँ है ये, तमिलनाडु में। किस रिवर पे बनाया है, कावेरी रिवर पे। द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। अब कर्स क्या होता है कि भैया ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हमें फ़ायदा भी देता है, अभी कर्स कैसे बन जाता है, हाँ हमारे लिए श्राप कैसे, अभिशाप कैसे बन जाता है। हैविंग एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डजंट गारंटेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ज़रूरी नहीं है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाता है नेचुरल रिसोर्सेज। Some regions rich in natural resources can experience slower economic growth and development, a phenomenon economists call the natural resources curse. कुछ चीज़ें होती हैं हमें नेचुरल रिसोर्सेज में जो इतनी जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं लाती। वो आपको धीरे पता चलेगा कि कोई ऐसी नदी है जो हर साल बाढ़ लाती है, तो उस स्टेट में इतना ग्रोथ कैसे हो पाएगा। जो ग्रोथ होगा वो हर साल डाउन हो जाएगा। पैराडॉक्स ऑफ प्लानिटी, उल्टा हो जाएगा। पुट वेरी सिंपली, दिस मीन्स ऑफ often having plenty of natural resources doesn't automatically mean that country is rich. Frequently, economies are unable to develop industries that convert the resources into products higher value. The chapter factors of production in the later part of this book will give you an understanding of this. ये जो आपको ये वाला है कि समझ आएगा कि ऐसे कैसे होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका बाद में चैप्टर है, लेटर आपका चैप्टर है, वो आपको समझाएगा। इंडिया हैज़ जनरली अवॉइडेड दिस कर्स बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट अ ग्रोइंग नीड। इंडिया जनरली अवॉइड करता है इस कर्स को। हम बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच, उस इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ताकि टू मीट अ ग्रोइंग नीड्स। अब आता है लेट्स एक्सप्लोर। अच्छा, ये what do you think are different inputs required to enable the use of the natural resources available in different geographical areas? हमें क्या क्या inputs डालने चाहिए ताकि हम what do you think are the different inputs required to enable the use of the natural resources available in different geographical areas? हम ऐसे क्या inputs हमें चाहिए जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल जगह जगह जो नेचुरल रिसोर्सेज फैले हुए हैं उनको हम एक जगह कैसे हमका यूज़ कर पाएँ, मतलब एक कंट्री की बात कर रहे हैं वो। हाउएवर द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शंस विद सस्टेनेबिलिटी रिमेन्स। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज़ ए वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। पहले हमें समझना चाहिए, हमें मैनेज करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को। पहले तो भैया सबसे स्टार्ट हमारा ये होना चाहिए। बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस
गुड गवर्नेंस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट्स और टेम्पररी विंडफॉल्स। आगे क्या है? रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज, स्टीवॉर्डशिप होता है कि जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। स्टीवॉर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छी तरह उसका इस्तेमाल कर सकें और उसकी केयर कर सकें, ठीक है, सुपरवाइज कर सकें। बायोडाइवर्सिटी लॉस, द डिक्लाइन इन द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायो मतलब जो बहुत तरह के जो हमारे हम ये कह सकते हैं पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, उसमें पशु पक्षी भी आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं, है ना, कि जो हमें उसका लॉस हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स दैट वी रिस्पेक्ट नेचर। अगर हमने सस्टेन करनी है लाइफ को, लंबा सस्टेन करना और ढंग से सस्टेन करना, तो हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हमने पीछे बोला था ना कि हमें रेस्टोरेशन में और रिकवरी में टाइम लगता है। एंड यूज नेचुरल सोर्सेज इन वे दैट एनेबल द रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। ये रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, या पीछे शब्द आता है कि रेस्टोरेशन और रीजनरेशन को हमें रेस्टोर करना पड़ेगा, उसको रीजनरेट करने के लिए रेन्यूएबल सोर्सेज को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। साइंटिस्ट studying these aspects have warned that the irresponsible treatment of natural sources has led to pollution, biodiversity loss, and climate change, which has been taking place at an increased pace in recent years. साइंटिस्ट की स्टडी ने बताया कि बहुत वॉर्न कर रहे हैं हमें बहुत सालों से कि प्लीज़ अब इररिस्पॉन्सिबल जो ट्रीटमेंट हम नेचुरल सोर्सेज को दे रहे हैं, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हमारी डिक्लाइन हो रही है बहुत सारी इन द वेराइटी ऑफ लाइफ। मैंने वेराइटी बता दी कि आपको चाहे वो इसकी हो, क्या कहते हैं इसको, एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो, या फिर कोई ये क्या कहते हैं इसको, पेड़ हों, या कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हों जो उनका लॉस हो रहा है, वो ख़त्म हो रही हैं। और क्लाइमेट चेंज का तो इतना ज़्यादा नुकसान, क्लाइमेट चेंज आजकल आप देख रहे होंगे, जगह जगह बादल फट रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, और हिमाचल में तो बहुत बुरा हाल है कि मतलब वो बहुत क्लाइमेट चेंज पर कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो रही है, लेकिन हम इतना ज़्यादा मिस यूज़ कर रहे हैं, खोद रहे हैं पहाड़ों को, खोद खोद के 15-20 सालों से खोद रहे हैं, तो वो वीक हो रहे हैं। तो जो वहाँ से बाढ़ आ रही है, इतना नुकसान हो रहा है, इतना तो बनाने में नहीं हमारा हमें फ़ायदा हुआ, जितना वो पूरा पहाड़ टूट गया उतना हमें नुकसान हो गया होगा। तो कुछ चीज़ों को हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उसको वैसे ही वैसे ही छोड़ देना। हर चीज़ के ऊपर एक्सप्लोर करके सड़क बना के टॉप पे जाने की पहाड़ों की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो विच हैज़ बिन टेकिंग प्लेस एंड इंक्रीज बहुत जल्दी रिसेंट ईयर्स में, बहुत उसका क्लाइमेट चेंज देखने को हमें बहुत मिल रहा है। हमें रेस्टोरेशन रीजनरेशन की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। अब आता है ये मैंने को पहले भी पढ़ा है कि रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, पुशिंग द यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज बियॉन्ड द कैपेसिटी टू रीजनरेट। हमें इतना नेचुरल सोर्सेज को यूज़ नहीं करना, मिस यूज़ नहीं करना कि उनको टाइम ही नहीं मिले रीजनरेट, फिर से रीजनरेट करने का। जैसे ये वो बात हो गई कि सपोज आपको रात को चोट लगती है, ठीक है, आपको रात को चोट लगती है, आपके हाथ में एक उंगली में कट लग गया, आपने उसको पट्टी बांधी, लेकिन आपने सुबह फिर उस उंगली को काट दिया, फिर शाम को फिर हमने सोचा कि ठीक है शाम तक ठीक हो जाएगा, फिर आपने शाम को वो काट दिया। तो आप खुद सोचिए कि आपकी वो कब हील होगी, जब आपकी उंगली हील होने का उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो कब तक चलेगा वो? और थोड़े दिन चलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको काटना पड़ेगा उंगली। अगर 15 डेज़ के बाद आपको लगेगा ये तो हील ही नहीं हो रही, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और नेचर बहुत लंबा टाइम मांगती है। मैनी फार्मर्स इन कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज़। अब ये ग्राउंड वाटर इरीगेशन कहा जाता है कि भैया कुछ लोग तो भैया ग्राउंड वाटर का बुरी तरह इरीगेशन का इस्तेमाल मैनी फार्मर्स करते हैं, मानते ही नहीं है। एक्सट्रैक्शन रेट इज़ हायर देन द रेट एट द विच वाटर टेबल जो है वो रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं देते कि हाँ खींचते रहते हैं पानी, खेतों में पानी बह रहा है, मिस यूज़ हो रहा है, कुछ नहीं करते। तो उससे क्या होता है, आपका वाटर टेबल नीचे आ जाता है, और ये हाल पंजाब का हो रहा है। ओवर टाइम दिस deficit builds up, leading to higher cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability. धीरे धीरे क्या होगा, वो जो एरिया वो बंजर हो जाएगा, वो राजस्थान में तब्दील हो जाएगा, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, कोई रेगिस्तान जैसे बन जाएगा। It has been predicted that many of our growing cities will run out of groundwater soon. ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। इनिशिएटिव टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल्स हैज़ बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, rejuvenation of pond and
tanks, cutting down on wasteful consumption of water processing, reusing water and some of the strategy attempted. हमें पॉन्ड बनाने चाहिए, तो रेन वाटर को सेव करना चाहिए, पॉन्ड्स बनाने चाहिए, टैंक्स बनाने चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करना चाहिए, है ना, जैसे पहले करते थे। और हमें वाटर कंजम्पशन को, वाटर वेस्ट होने पे रोक लगानी चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए पानी को। ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, लोगों को ऐसा हमें करना ही पड़ेगा, उनको गाइड कि भैया ऐसे करो, नहीं तो वाटर जो टेबल है बहुत नीचे जा रहा है। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, इतना ज़्यादा कम केमिकल फर्टिलाइजर्स, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की कि सॉइल की जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो नीचे चली गई, डिग्रेडेशन पे पहुंच गई। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसीडर सॉइल टू पार्ट ऑफ द मदर अर्थ। ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती थी कि अब आपने उसको कुछ नहीं डाला, है ना, खाद में कुछ नहीं, खाद देनी है वो भी गोबर की खाद देनी है, पत्तों की खाद देनी है, आपने उसमें टाइम देना है। पहले क्या करते थे कि जैसे 1 साल किया तो 6 महीने के लिए उस खेत को छोड़ दिया, या 1 साल के लिए कुछ और उगाया। ऐसा ये नहीं कि मिट्टी की और खेतों की जान ले लो, ऐसे नहीं करते थे। प्रैक्टिसेस लाइक द यूज़ ऑफ काउ डंग यूज़ किया, मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड सो ऑन, enable holistic soil management. We must learn from these practices and apply them in our current situation to prevent further degradation. We need to replenish and rejuvenate our soil. हमें बहुत ज़रूरत है, जैसे हम अपनी स्किन को कहते हैं ना रेजुविनेट करो, आपने बहुत बारे टीवी एड्स में सुना, हाँ स्किन को रेजुविनेट करो, रिप्लेनिश करो, ऐसे ही हमें अपनी सॉइल को भी, मिट्टी को भी बच्चों ऐसे ही करना पड़ेगा। उसको भी टाइम देना पड़ेगा कि तुम अपनी गुणवत्ता के लिए रहो, तुम्हें थोड़ा टाइम देते हैं, छोड़ते हैं उस छोटे से जो खेत होते हैं, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा कि तुम रेजुविनेट हो जाओ, ठीक है। तभी 1-2 साल आपको मल्टी क्रॉपिंग पे यूज़ करना पड़ेगा, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। मुझे लग रहा है चैप्टर, ये वीडियो भी लंबा हो रहा होगा, बोर भी हो रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये 3rd वाला बनाऊंगी वीडियो, तब उसमें कंप्लीट करूंगी, क्योंकि ये है तो इजी है, आपके आसपास की चीज़ों से ही मिलता जुलता चैप्टर है, तो इतना टफ नहीं है, लेकिन है कि थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है और आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत है। पढ़ते ना इसलिए नहीं पढ़ा जाता, को पढ़ा और पेपर दिया और भूल गए कि हमने क्या किया रहा है। इसलिए ये क्लाइमेट चेंज का जो मैंने कहा, जो मैंने वाटर टेबल का कहा, वो आपको अप्लाई भी करना है, सोचना भी है कि हम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, रेजुविनेट के लिए, रिप्लेनिश के लिए, और रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। Thank you so much students. Take care of yourself and take care of Mother Earth. Good night.